हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसमें हमारा बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग चल रहा था। तो इसके अंदर हमने गोल्डन रूल्स कर लिए, फिर जनरल एंट्रीज करी, फिर लेज़र करा जनरल एंट्रीज से, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, फिर फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया। फाइनल अकाउंट के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स हम सीख रहे हैं, कंपनी के नहीं सीख रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होते हैं। उसके अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा। अब लास्ट रह गया हमारा बैलेंस शीट। सो इस लेक्चर के अंदर हम बैलेंस शीट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज और थोड़ा एडवांस नॉलेज भी देंगे। तो आप एंड तक बने रहेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, काफ़ी चीज़ें आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगी। ओके, सो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप में ऐसा फॉर्मेट होता है, या फिर आप एनपीओ कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी ऐसा ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो वैसा नहीं होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ये कंपनी का है क्या। नहीं, कंपनीज जो होती है उनका फॉर्मेट अलग होता है, वो अलग चैप्टर है, अलग उसका लेवल है, वो अलग बात है। कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से बनते हैं। ओके, ये जो बैलेंस शीट है इसमें दो बैलेंस शीट जो है, सबसे पहले इसके ऊपर लिखा होता है बैलेंस शीट एज ऑन। आपने नोट किया होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखा होता था ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी। तो इस दिन की बैलेंस शीट बन रही है। बैलेंस शीट में ट्रेडिंग पीएनएल में ये फर्क होता है, ट्रेडिंग पीएनएल में पूरा साल का होता है, ये इस दिन की है, इस डेट की बैलेंस शीट बन रही है, एज ऑन लिखा होता है। और बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट जो है वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसमें क्रेडिट और डेबिट मत लिख देना, इसमें क्रेडिट और डेबिट साइड नहीं होती है क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। ओके, और यहां पर लायबिलिटी साइड होती है, फिर रुपीज होता है, एसेट और रुपीज। ओके, अब बात करें लायबिलिटीज की, तो जो भी बिजनेस की लायबिलिटी वो यहां आती है और जो भी बिजनेस की एसेट्स है वो यहां आती है। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल इसलिए बनाते हैं ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगे। बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं ताकि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगे। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वित्तीय स्थिति, कि कितने में ये बिजनेस जो है, कितने में, कितना पानी में है। मतलब ये हुआ, जैसे अगर आपको अपने घर की आर्थिक स्थिति पता करनी है तो आप अपने घर की बैलेंस शीट बनाइए। अगर आपको अपनी खुद की आर्थिक स्थिति पता करनी है, आपके फादर को अपनी आर्थिक स्थिति पता करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, तो उन बैलेंस शीट बना लीजिए भैया। और बैलेंस शीट में होगा क्या, आपके पास कितनी कितनी एसेट है, यानी कि कितनी वेल्थ है। ओके, और आपके पास कितनी लायबिलिटीज है, यानी कि लोग आपसे कितना पैसा मांगते हैं, उन दोनों को देख लीजिए। अगर वेल्थ बहुत ज़्यादा है और लायबिलिटीज कम है तो फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और अगर लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, लोग पैसा बहुत मांगते हैं, लोन भी है, ये भी है, वो भी है, और एसेट बिल्कुल कम है, इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो हर कंपनी भी यही चेक करती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, तो अब चलिए सबसे पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं। एसेट्स में आता है बिल्डिंग, ये एसेट है, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक और कैश। यानी कि आपके पास जो बिल्डिंग पड़ी है वो कितने रुपए की है आज की डेट में। अगर आप आज बेच दे तो उतने रुपए मिल जाएंगे, तो वो बिल्डिंग। लैंड कितने की पड़ी है, प्लांट एंड मशीनरी जो आपके बिजनेस में लगा हुआ है वो कितने रुपए का है, फर्नीचर कितने रुपए का लगा हुआ है क्योंकि ये भी वैल्यू वाला है। स्टॉक, ऐसा गुड्स जो ईयर एंड हो गया, इस डेट तक बिका नहीं है, पड़ा है, आगे बिकेगा तब आपको फायदा देगा, तो वो आपकी एसेट है। डेटर, यानी कि किसी को आपने गुड्स उधार सेल किया और उससे अभी तक पैसे मिले नहीं है, उससे आप पैसे मांगते हो, तो आपकी एसेट है, उसको डेटर बोलते हैं। और वो डेटर जो है उससे अगर कुछ लिखवा विखवा लिया है पेपर पे तो वो बीआर बन जाता है। डेटर और बीआर एक ही चीज़ होती है। ओके, फिर आता है बैंक में आपका कितना पैसा पड़ा है, बैंक में एफडी वगैरह हो गई, कैश हो गया। और एक चीज़ और आती है, इधर मैंने लिखी नहीं, इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई, आपके बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखे हैं तो वो भी इधर आ जाएंगे। और इस तरीके से आपकी टोटल क्या आ जाएगी, एसेट्स आ जाएगी। ये टोटल आपकी एसेट्स हो गई। ओके, अब आते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटी दो तरह की होती है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको शुरू से ही पता होना चाहिए। ये जो लायबिलिटी है ना, ये इंटरनल है, इंटरनल लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी कौन सी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल का मतलब है कैपिटल
किसने लगाई है? बिजनेस, क्योंकि देखो सबसे पहले पढ़ा था हमने ऑनर, बिजनेसमैन, ऑनर और जो बिजनेस है यानी कि जो व्यापार है ये बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग होती हैं। हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, इसीलिए बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो क्या होती है? कैपिटल होती है, और उसको हम कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी में, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी है कि ओनर ने जितना पैसा लगाया उसको अच्छे से यूज करना है और वापस उसको लौटाना है, प्रॉफिट सहित या इंटरेस्ट सहित, ठीक है। बट वो लायबिलिटी तो है, बट कैसे लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है, भले दोनों अलग है लेकिन अपना ही आदमी है, बाहर थोड़ी है। ओके, इंटरनल लायबिलिटी। ओके, ये कौन सी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बैंक से लोन ले लिया, किसी से कुछ गुड्स उधार ले लिया, क्रेडिटर हो गए, और उससे क्रेडिटर से गुड्स उधार लिया और कुछ गारंटी वारंटी दे दिए तो बिल्स पेबल हो गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में माइनस में बैलेंस चल रहा है, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये आपकी जान खा जाएगी, ये सब्र कर लेगा, ये टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा इनको। अगर ये ज़्यादा है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बहुत खराब है। हमेशा इंटरनल लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए, इंटरनल भले ज़्यादा होती। जिस दिन आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी ज़्यादा हो गई उस दिन ये सारी एसेट बेच के वो पैसा ले जाएंगे, अगर उनको टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो पहली बात तो लायबिलिटी कम होनी चाहिए। लेकिन हमको क्या होता है? बैलेंस शीट को मैच करना होता है। इसमें क्या होता है? आपकी जो लायबिलिटी साइड की टोटल है और आपकी जो एसेट साइड की टोटल है, ये दोनों हमेशा क्या आनी चाहिए? ये दोनों आनी चाहिए इक्वल, तभी हमारी बैलेंस शीट जो है करेक्ट मानी जाती है। तो आएगी तो इक्वल, बट उसमें क्या होता है? जो इंटरनल लायबिलिटी होती है ना वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और एक्सटर्नल लायबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए, तब ओके चलता है, क्योंकि अपना ही पैसा है एक तरीके से। ओके, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर जो कैपिटल होती है उसमें नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला था, कहाँ से? नेट प्रॉफिट कहाँ से निकाला था? P&L अकाउंट से, वो आके यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर नेट लॉस था तो लेस हो जाएगा, और ड्राइंग करिए तो लेस हो जाएगा, फिर यहाँ कैपिटल आ जाएगी। कुछ लोग यहाँ ना करके कैपिटल अकाउंट अलग से बना देते हैं, सारा एडजस्टमेंट उधर करके क्लोजिंग बैलेंस इधर ले आते हैं, वो भी एक तरीका होता है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया है। बाकी मेन आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट तभी सीखेंगे जब आप करेंगे प्रैक्टिस। ओके, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं, पेड क्लासेस हैं, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, रीजनेबल फीस के अंदर अच्छी क्वालिटी की आपको कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाता है, प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना फ्री है, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी फ्री में करवा सकते हैं, जाके कोर्सेज चेक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ले सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। और अगर आप हमें इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉमर्स वाले गुरुजी लिखिए, इंस्टाग्राम पे आ जाऊंगा मैं। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो CWG for BCom नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।